1917 की रूसी क्रांति आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये घटनाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसने रूस में सदियों पुरानी निरंकुश राजशाही को समाप्त कर दिया। रूसी क्रांति ने बोल्शेविक शासन के तहत दुनिया का पहला साम्यवादी राज्य भी स्थापित किया। 1917 की रूसी क्रांति में लगातार 2 जन आंदोलन शामिल थे। रूसी क्रांति की पहली घटना फरवरी में हुई जिसने निरंकुश शाही सरकार को उखाड़ फेंका। दूसरी क्रांति अक्टूबर में हुई जिससे बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आई। क्रांति के पहले चरण में रूस के ज़ार निकोलस द्वितीय का तख्तापलट हुआ। वह रूस का अंतिम शासक बना। ज़ार निकोलस को हटाने का प्राथमिक उद्देश्य सरकार की एक उदार गणतंत्र प्रणाली स्थापित करना था। लेकिन व्लादिमीर लेनिन ने अक्टूबर में अस्थायी सरकार को खत्म करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किया। इसके बाद उन्होंने रूस में साम्यवादी साम्राज्य की स्थापना की। चूंकि रूसी क्रांति मानव इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित घटनाओं में से एक है, इसलिए ये यूपीएससी आईएएस परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। ये प्रीलिम्स और जीएस मेंस पेपर एक पाठ्यक्रम में विश्व इतिहास विषय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेक्स्ट बुक सभी सरकारी परीक्षा उम्मीदवारों के लिए आदर्श मंच है। यूपीएससी सीएसई कोचिंग भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से नोट्स और लाइव कक्षाएं प्रदान करती है। इसने परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों का पुनरीक्षण और कवरेज भी प्रदान किया। 1900 के दशक में रूस सबसे कम औद्योगिकृत था। ये यूरोप की सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। जनसंख्या में भूमिहीन खेतिहर मजदूर और शोषित औद्योगिक श्रमिक शामिल थे। दास प्रथा, जो कि सामंतवाद का एक रूप था, रूस में अभी भी प्रचलित थी। भूदास प्रथा के तहत भूमिहीन कृषि किसानों को कुलीन वर्ग के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अधिकांश हिस्सों में ये प्रथा समाप्त हो गई। फिर भी यह 19वीं शताब्दी में भी रूस में संचालित होता रहा। 1861 में रूस में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दासों की मुक्ति के कारण घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसे रूसी क्रांति के रूप में जाना जाता है। रूस में अत्यंत आवश्यक औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी के दौरान शुरू हुई। औद्योगिक परिदृश्य में परिवर्तन अपने साथ कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लेकर आए। फलती फूलती औद्योगिक क्रांति के साथ कई बदलाव सामने आए। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के शहरी केंद्रों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई। इसने बुनियादी ढांचे पर बहुत अधिक दबाव डाला और प्रदूषण और भीड़भाड़ की समस्याएं पैदा की। अतः नया कामकाजी मध्यम वर्ग बेचैन हो रहा था। जनसंख्या वृद्धि ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर भी दबाव डाला। निर्बाध खाद्य आपूर्ति प्रदान करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गई। ज़ार द्वारा कार्रवाई न किए जाने से तंग आकर रूसियों के एक बड़े समूह, जिसमें औद्योगिक श्रमिक भी शामिल थे, ने मार्च करना शुरू कर दिया। वे 22 जनवरी 1905 को ज़ार निकोलस के विंटर पैलेस की ओर गए। मार्च शुरू होने पर ज़ार अपने महल में मौजूद नहीं थे। फिर भी उन्होंने सैनिकों को निहत्थे श्रमिकों की भीड़ पर गोली न चलाने का आदेश दिया। लेकिन या तो गलत संचार या अयोग्य भीड़ प्रबंधन कौशल के कारण ज़ार निकोलस के आदेशों को जमीन पर अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखकर अधिकारी घबरा गए। भीड़ ने मौके से हटने से इनकार कर दिया और अधिकारी ने निहत्थे लोगों के समूह पर गोलियां चला दीं। रूसी सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए और हजारों घायल हो गए। इस विशेष घटना को खूनी रविवार नरसंहार कहा जाता है। ये रूस के आधुनिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ और राजशाही के पतन की शुरुआत साबित हुआ। पुलिस की बर्बरता से क्रोधित होकर समाज के सभी वर्गों के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। पूरे देश में ज़ार के खिलाफ हड़तालें हुईं। इन हमलों से नाजुक रूसी अर्थव्यवस्था के पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया। इस प्रकार ज़ार निकोलस द्वितीय सभी आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को स्थापित करने के लिए सहमत हुए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों को उसके इरादों पर संदेह होने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सुधारों में देरी करते रहे। उन्होंने संसद को भी भंग कर दिया जिससे सुधारों की शुरुआत होती। अंत में खूनी रविवार नरसंहार हुआ। जनता की परिणामी क्रांति ने ज़ार की नींव हिला दी थी। रूसी अर्थव्यवस्था सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। यह अपने यूरोपीय समकक्षों की तुलना में पुराना है। कृषि का कार्य किसानों द्वारा अपनी स्वतंत्र क्षमता से किया जाता था। इन किसानों के पास अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और उपकरणों का अभाव था। रूस को भी लंबे समय तक कठोर सर्दियों के महीनों का सामना करना पड़ा। अन्य यूरोपीय देशों में 9-10 महीनों की तुलना में खेती और कटाई की अवधि केवल 4-5 महीने थी। इससे एक स्थिर अर्थव्यवस्था और एक गरीब आबादी पैदा हुई। लोग शासक वर्ग से असंतुष्ट हो गए और उन्हें बाहर निकालकर नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। रूसी क्रांति का सामाजिक कारण कई सदियों पुराना है। इसका कारण गरीब और निम्न वर्ग के लोगों पर ज़ारिस्ट शासन का निरंतर उत्पीड़न था।
इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में शासन की विफलता रूसियों के गौरव के लिए एक और बड़ा झटका थी। 1861 में किसानों को दास प्रथा से मुक्ति मिल गई। फिर भी उन्होंने ज़ार को मोचन भुगतान देना जारी रखा। गरीब मुक्ति प्राप्त किसानों ने ज़ार से भूमि के स्वामित्व की मांग की। बार बार किसान संबंधी उपद्रव हो रहे थे। एक बड़ा आंदोलन होने से पहले ये केवल समय की बात थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से शहरी आबादी में वृद्धि देखी गई। भीड़-भाड़ थी। यहाँ तक कि औद्योगिक श्रमिकों की कामकाजी स्थितियां भी संतोषजनक नहीं थीं। लोग तंग और अस्वच्छ वातावरण में रहने को मजबूर थे। इसके अलावा लोगों को पानी की कमी से भी जूझना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध ने लोगों के दुखों को और बढ़ा दिया। उन्हें भोजन और अन्य सामानों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों ने जुलूस और हड़तालें आयोजित की। इससे अर्थव्यवस्था और अधिक चरमरा गई। कुशल श्रमिक गांवों की ओर पलायन करने लगे और कृषि कार्य करने लगे। उनकी जगह कारखाने में अकुशल श्रमिकों ने ले ली। अकाल के कारण इन अकुशल श्रमिकों ने भी शहर छोड़ दिया। सैनिक भी जारशाही शासन से असंतुष्ट थे। इसका कारण युद्ध में सुरक्षा और गोला बारूद की मांग को पूरा करने में असमर्थता थी और सैनिकों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी शासन की गैर जवाबदेही से वे आहत थे। आइए अब 1917 की रूसी क्रांति के राजनीतिक कारणों का विश्लेषण करें। रूसी समाज की सभी राजनीतिक शाखाएं ज़ार शासन से असंतुष्ट थीं। निकोलस द्वितीय तेजी से अपनी प्रजा और समाज पर पकड़ खो रहा था। इसके अलावा राजशाही लोगों की समस्याओं से अलग होती जा रही थी और समाज में बेचैनी बढ़ रही थी। खूनी रविवार नरसंहार के बाद भयावह हड़ताल ने देश को अराजकता में डाल दिया। हड़ताल के जवाब में ज़ार ने अक्टूबर घोषणापत्र की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कई सुधार लाने का वादा किया। सबसे महत्वपूर्ण वादों में से एक था ड्यूमा यानी लोकतांत्रिक संसद प्रणाली की स्थापना। लेकिन उन्होंने 1906 के मौलिक कानूनों के अनुच्छेद 87 को लाकर लोकतांत्रिक सुधारों के अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने 2 निर्वाचित दुमास को भंग कर दिया क्योंकि वे उनके विचारों से सहमत नहीं थे। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उनके हमले ने लोगों को क्रांतिकारी विचारों की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया। परिणामस्वरूप राज्य में हिंसा को निशाना बनाया गया। घरेलू सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की अनदेखी करते हुए ज़ार मित्र शक्तियों की ओर से विश्व युद्ध में कूद पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि एक सैन्य जीत लोगों का ध्यान उनकी आंतरिक समस्याओं से हटा देगी। साथ ही इससे लोगों की नज़र में राजा की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन युद्ध में अपमानजनक हार और भारी हताहतों ने ज़ार की स्थिति को अस्थिर कर दिया। जर्मन सेनाओं द्वारा रूस को पूरी तरह से परास्त कर दिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्मनों की बेहतर सैन्य और रसद क्षमताओं के सामने रूस का कोई मुकाबला नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हाथों अपमानजनक हार ने लोगों को ज़ार के विरुद्ध उत्तेजित कर दिया। उन्होंने राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और इसे फरवरी क्रांति द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन हिंदी के नाम से जाना गया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आंदोलन फरवरी में हुआ था। जनता के भारी दबाव का सामना करते हुए ज़ार निकोलस द्वितीय ने अपना सिंहासन त्याग दिया। केंद्र में समाजवादी और उदारवादी गुटों वाली एक अस्थायी सरकार स्थापित की गई। इस सरकार का नेतृत्व सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी के प्रमुख अलेक्जेंडर केरेंस्की ने किया था। लोकतांत्रिक एवं बहुलवादी सरकार की स्थापना का प्रयोग विफल रहा। लगातार जारी युद्ध प्रयासों का देश पर भारी असर पड़ने लगा था। देश ने जुलाई में सैनिकों, श्रमिकों और खेतिहर मजदूरों द्वारा दंगे भी देखे। इन घटनाओं को जुलाई दिवस कहा जाता था। अक्टूबर क्रांति द अक्टूबर रेवोल्यूशन इन हिंदी को बोल्शेविक क्रांति भी कहा गया। जुलाई के दंगों और कार्निलोव के असफल तख्तापलट के बाद रूसी राज्य उग्र गतिविधि की स्थिति में था। नए सिरे से क्रांतिकारी गतिविधियां अधिकारी वर्ग के प्रति घृणा के साथ शुरू हुईं। देश हर क्षेत्र में नरसंहार देख रहा था। सोवियत संघ की रूसी कार्यकारी समिति इन नरसंहारों को रोकने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजती है। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी में कट्टरपंथियों को अधिक ध्यान मिल रहा था। उन्होंने सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सितंबर 1917 के मध्य तक पेट्रोग्राद और मॉस्को सोवियत बोल्शेविक बहुमत बन गए। लियोन ट्रॉट्स्की ने पेट्रोग्राद का कार्यभार संभाला और विक्टर नोगिन ने मॉस्को सोवियत का कार्यालय संभाला। कार्यालय में 6 महीने में अनंतिम सरकार का विघटन शुरू हो गया। इसके पास कोई वास्तविक शक्ति और अधिकार नहीं था। वास्तविक सत्ता कस्बों और शहरों की सोवियत के हाथों में थी। इन सोवियतों ने विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में अस्थायी सरकार के आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी। ये सोवियत अधिक स्वायत्तता चाहते थे और उन्होंने अर्ध स्वतंत्र गणराज्यों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। रूस से स्वतंत्रता के लिए राज्यों और शहरों की लंबे समय से चली आ रही मांग को और अधिक बल मिला। इन सोवियतों ने रूसी सेना से अपने सैनिक हटा लिए और रूसी संघ से अलग होने की तैयारी शुरू कर दी। ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों द्वारा भारी हिंसा भी देखी गई।
उन्होंने जमींदारों को मार डाला और उन पर अत्याचार किया और कृषि मशीनरी को नष्ट कर दिया। उन्होंने जमीनों और घरों को जला दिया। उनकी मुख्य मांग भूमि सुधार लागू करना और उन्हें भूमि का स्वामित्व प्रदान करना था। जब देश के हर हिस्से में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी, व्लादिमीर लेनिन ने कमान संभाली। लेनिन की कमान के तहत बोल्शेविक बलों ने महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को जब्त कर लिया। उन्होंने 24-25 अक्टूबर 1917 को विंटर पैलेस पर भी कब्जा कर लिया, जो पेट्रोग्राद में नई सरकार की सीट थी। ये क्रांति पहली सफल मार्क्सवादी तख्तापलट भी थी। अप्रभावी अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका गया। इसकी जगह व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाले सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने ले ली। 1917 की रूसी क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके फलस्वरूप विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई। लेकिन अक्टूबर क्रांति से चीजें स्थिर नहीं हुईं। रूस में लाल और सफ़ेद गुटों के बीच गृह युद्ध हुआ। रेड ग्रुप में समाजवादी और कम्युनिस्ट शामिल थे, जबकि श्वेत गुट में पूंजीपति, जमींदार और लोकतंत्रवादी शामिल थे। यह 1923 में रेड ग्रुप की जीत और सोवियत संघ के गठन के साथ समाप्त हुआ। लेनिन के नेतृत्व में नए सोवियत राज्य ने कृषि, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार लाए। पश्चिमी लोकतांत्रिक सरकारें असुरक्षित होने लगीं। वे पूरे यूरोप में साम्यवाद की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित हो गए। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद रूसी क्रांति से संबंधित आपके सभी संदेह दूर हो गए होंगे। टेक्स्ट बुक कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व्यापक नोट्स का एक सेट प्रदान करता है। अपने सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित उत्पादों के कारण टेक्स्ट बुक हमेशा पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।